नमस्कार साथियों। आज हम एक बुक थिंक एंड ग्रो रिच जिसका पार्ट 1 हमने आप सभी के सामने प्रस्तुत कर दिया है और पार्ट 2 आप सभी के सामने लेकर आए हैं, जिसमें आज हम अध्याय 1 सोच की शक्ति को पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय में लेखक उस व्यक्ति के बारे में बताते हैं जिसने अपने जीवन का रास्ता थॉमस ए एडिसन के साझेदारी में सोचा था। तो आइए शुरू करते हैं। वास्तव में विचार वस्तुएं हैं और तब तक शक्तिशाली विचार जब संपत्ति या अन्य भौतिक वस्तुओं में उनका रूपांतरण करने के लिए उद्देश्य, हठ और तीव्र इच्छा की निश्चितता के साथ मिलाया जाता है। 30 साल से थोड़ा अधिक पहले एडविन सी बर्नर्स ने खोजा कि यह कितना सच है कि आदमी सचमुच सोचता है और अमीर बन जाता है। उनकी सोच एक ही बार में नहीं आई थी। यह महान एडिसन का व्यापार सहयोगी बनने की एक तीव्र इच्छा के साथ धीरे धीरे आई थी। बर्नर्स की इच्छा की मुख्य विशेषताओं में से एक यह है कि वह निश्चित थी। वह एडिसन के साथ काम करना चाहता था, उसके लिए नहीं। ध्यान से विचारपूर्वक विवरण देखें कि किस प्रकार उसने अपनी इच्छा को वास्तविकता में रूपांतरित किया। तब आप अमीरी तक ले जाने वाले 13 सिद्धांतों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जब पहली बार उसके मन में यह इच्छा या विचार का आवेग कौन था, तो वह इस पर कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं था। उसके रास्ते में 2 मुश्किलें खड़ी थीं। वह श्रीमान एडिसन को जानता तक नहीं था और उसके पास ऑरेंज न्यू जर्सी जाने के लिए अपने रेल किराए के भुगतान के लिए पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। ये परेशानियां अधिकतर आदमियों की अपनी इच्छा पूरी करने के किसी भी प्रयास को हतोत्साहित करने के लिए काफी थी। लेकिन उसकी इच्छा साधारण नहीं थी। वह अपनी इच्छा के लिए एक रास्ता खोजने के प्रति इतना दृढ़ था कि पराजित होने के बजाय उसने अंध सामान से यात्रा करने का फैसला किया। इसका मतलब है कि वह पूर्व ऑरेंज की एक मालगाड़ी पर सवार होकर गया। उसने खुद को श्रीमान एडिसन की प्रयोगशाला में प्रस्तुत किया और घोषणा की कि वह आविष्कारक के साथ व्यापार करने के लिए आया है। बर्नर्स और एडिसन के बीच पहली बैठक की बातचीत के बाद में सालों बाद श्रीमान एडिसन ने कहा, वह वहां मेरे सामने खड़ा था, एक साधारण आवारा की तरह, लेकिन उसके चेहरे की अभिव्यक्ति में कुछ था। इसने यह धारणा प्रस्तुत की कि वह उस चीज को पाने के लिए दृढ़ है, इसे पाने के लिए वह आया है। मैंने लोगों को सालों के अनुभव से सीखा था कि जब एक आदमी वास्तव में इतनी गहराई में एक चीज को पाने की इच्छा करता है कि वह इसे पाने के लिए अपने पूरे भविष्य को चक्के के एक घुमाव के दांव पर लगाने को तैयार हो जाता है, तो उसकी जीत सुनिश्चित होती है। मैंने उसे वह अवसर दिया जो उसने मांगा, क्योंकि मैंने देखा कि उसने तब तक कार्यवाही करने का मन बना लिया था जब तक कि सफलता नहीं मिलती। बाद में यह साबित हो गया कि उसने कोई गलती नहीं की थी। उस अवसर पर जो कुछ भी युवा बर्नर्स ने श्रीमान एडिसन से कहा, वह उससे कहीं कम महत्वपूर्ण था जो उसने सोचा था। एडिसन ने खुद ऐसा कहा था। यह उस युवा का रंग रूप नहीं हो सकता था जिसने उसे एडिसन के कार्यालय में अपनी शुरुआत दी, क्योंकि वह तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ थी। यह तो उसकी सोच थी जिससे भरोसा हुआ। यदि इस बयान का महत्व इसे पढ़ने वाले हर व्यक्ति तक पहुंच पाता है, तो इस किताब के शेष भागों की कोई जरूरत नहीं होती। बर्नर्स को अपने पहले साक्षात्कार में एडिसन की साझेदारी नहीं मिली। उसे एक बहुत ही मामूली मजदूरी पर एडिसन के कार्यालयों में काम करने का अवसर मिला, ऐसा काम जो कि एडिसन के लिए महत्वहीन था। व्यापारिक मॉल प्रदर्शित करने का अवसर दिया, जहां उसका भावी साझेदार इसे देख सकता था। महीनों गुजर गए, स्पष्ट रूप से उस प्रतिनिधिष्ठ लक्ष्य को जो बर्नर्स ने निश्चित प्रमुख उद्देश्य के रूप में अपने दिमाग में स्थापित किया हुआ था, उसे लाने के लिए कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बर्नर्स के मन में कुछ महत्वपूर्ण घटित हो रहा था। एडिसन का व्यापार सहयोगी बनने की अपनी इच्छा को
लगातार वह तेज कर रहा था। मनोवैज्ञानिकों ने ठीक ही कहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी एक बात के लिए सचमुच तैयार हो जाता है तो यह उसकी बाहरी आकृति में झलकने लगता है। बर्नर्स एडिसन के साथ एक व्यापार साझेदारी के लिए तैयार था। इसके अलावा वह तब तक तैयार रहने पर दृढ़ था जब तक कि वह उसे प्राप्त ना कर ले जिसे वह खोज रहा था। उसने अपने आप से यही नहीं कहा था, आह क्या फायदा है, मैं अपना मन बदल लूंगा और एक सेल्समैन की नौकरी पाने का प्रयास करूंगा। बल्कि उसने यह कहा था, मैं यहां एडिसन के साथ व्यापार करने आया था और यदि इसमें मेरा शेष जीवन भी लगता है तो मैं इसे अंत तक पूरा करूंगा। उसका यही मतलब था। लोगों के पास कहने के लिए कितनी अलग कहानी रहती हैं। अगर वे एक निश्चित उद्देश्य अपनाते और उस उद्देश्य के साथ तब तक खड़े रहते जब तक उन्हें सब कुछ पाने वाले जुनूनी बनने का समय होता। शायद युवा वर्नर्स को तब यह पता नहीं था, लेकिन उसने दृढ़ संकल्प एक ही इच्छा के लिए खड़े रहने की अपनी हट सभी बाधाओं को कुचल डालने और उसे वह अवसर देने जिसकी वह खोज कर रहा था उसकी ओर नियत किया हुआ था। जब अवसर आया तो यह बर्नर्स की उम्मीद की तुलना में एक अलग रूप में और एक अलग दिशा में प्रकट हुआ था। वह अवसर की चालों में से एक है। पिछले दरवाजे से सरक कर आने की इसकी धूर्त आदत है और अक्सर यह दुर्भाग्य अस्थायी हार के रूप में भेष बदल कर आता है। शायद यही कारण है कि बहुत सारे लोग अवसर की पहचान करने में विफल रहते हैं। श्रीमान एडिसन ने अभी अभी उस समय एडिसन डिटेक्टिंग मशीन यानी कि एडिफोन नाम से जाने जाने वाली एक नई कार्यालय डिवाइस बनाई ही थी। उनके सेल्समैन मशीन से उत्साहित नहीं थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि इसे बड़े प्रयास के बिना बेचा जा सकता है। बर्नर्स ने अवसर देखा। यह एक अजीब दिखने वाली मशीन में छिपा हुआ चुपचाप रहकर अंदर आया था, जिसने और किसी को नहीं बल्कि बर्नर्स और आविष्कारक को प्रभावित किया। बर्नर्स जानता था कि वह एडिसन की डिटेक्टिंग मशीन को बेच सकता है। उसने एडिसन को इसका सुझाव दिया और तुरंत अवसर पा लिया। उसने मशीन बेची और वास्तव में उसने इसे इतने सफलतापूर्वक बेचा कि एडिसन ने उसे देश भर में मशीन वितरित करने और बेचने का एक अनुबंध दिया। इस व्यापार साझेदारी से नारा बना, एडिसन द्वारा बनाया गया और बर्नर्स द्वारा स्थापित किया गया। व्यापार गठबंधन 30 से अधिक वर्षों से चल रहा है। इसके जरिए बर्नर्स ने खुद को अमीर बनाया, बल्कि उसने कुछ अनंत रूप से अधिक किया है। उसने साबित कर दिया कि आप सचमुच सोचकर अमीर बन सकते हैं। मेरे पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि बर्नर्स की मूल इच्छा उसके कितने वास्तविक नकद में लायक रही है। शायद इसने उसे 2 या 3 लाख डॉलर दिलाया है, लेकिन यह राशि जो भी रही हो वह महत्वहीन बन जाती है जब इसकी तुलना उसके द्वारा निश्चित ज्ञान के रूप में प्राप्त की गई उस बड़ी संपत्ति से की जाती है कि विचार के एक अमूर्त आवेग को ज्ञान सिद्धांतों के अनुप्रयोग के द्वारा इसे भौतिक प्रतिरूप में बदला जा सकता है। बर्नर्स ने खुद को पूरी तरह से एक महान एडिसन के एक साझेदारी में समझा। उसके पास आरंभ करने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय यह जानने की क्षमता के कि वह क्या चाहता है और इच्छा के साथ तब तक खड़े रहने के दृढ़ संकल्प के जब तक यह वास्तविकता ना बन जाए। उसके पास शुरू करने के लिए पैसा नहीं था। उसके पास शिक्षा थी, लेकिन बहुत कम। वह कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसके पास पहला विश्वास और जीतने की इच्छा थी। इस अमूर्त शक्तियों के साथ उसने खुद को आज तक के महानतम आविष्कारक के साथ नंबर 1 व्यक्ति बनाया। अब एक अलग स्थिति से देखते हैं और एक आदमी का अध्ययन करते हैं जिसके पास धन के अनेक अमूर्त साधन थे, लेकिन उसने इन्हें खो दिया क्योंकि वह उस लक्ष्य से जिसे वह खोज रहा था महज 3 फुट पहले रुक गया था। तो आइए जानते हैं। विफलता के एक सबसे सामान्य कारणों में से एक अस्थायी हार द्वारा पैदा होने वाली अड़चन के कारण भाग खड़े होने की आदत है।
हर व्यक्ति कभी ना कभी इस गलती का दोषी होता ही है। R.U. डार्वी के इस एक अंकल गोल्ड रश के दिनों में स्वर्ण बुखार से ग्रस्त हो गए थे और खुदाई करके अमीर बनने पश्चिम चले गए थे। उन्होंने कभी नहीं सुना था कि पृथ्वी से निकाले गए आज तक के सोने की तुलना में अधिक सोना आदमियों के दिमाग से खनन किया गया है। उन्होंने दावा किया और कुदाली और फावड़े से काम करने चले गए। जाना बहुत कठिन था, लेकिन सोने की उनकी लालसा निश्चित थी। सप्ताहों के श्रम के बाद वे चमकने वाले अयस्क की खोज के द्वारा पुरस्कृत हुए। अयस्क को सतह पर लाने के लिए उन्हें मशीनरी की जरूरत थी। उन्होंने चुपचाप खदान के एक दिया और विलियम्सबर्ग मेरीलैंड में अपने घर की ओर जाने वाले नक्शे कदमों को दोहराया। अपने रिश्तेदारों और कुछ पड़ोसियों को खोज के बारे में बताया। उन्होंने आवश्यक मशीनरी के लिए पैसा इकट्ठा किया, उसे भिजवा दिया। अंकल और डार्बी खदान का काम करने के लिए वापस चले गए। अयस्क की पहली कार का खनन किया और उसे एक प्रगलनशाला को भेज दिया गया। उसके लाभ ने साबित कर दिया कि उनके पास कोलोराडो की सबसे समृद्ध खानों में से एक थी। अयस्क की कुछ और कारें कर्जे को निपटा देती, तब एक बड़ा लाभ हाथ आता। खुदाई गहरी होती गई। डार्बी और अंकल की उम्मीदें ऊपर चढ़ती गई। फिर कुछ हुआ। स्वर्ण अयस्क की वाहिनी गायब हो गई। वे इंद्रधनुष के अंत तक पहुंच गए और सोने का कटोरा अब नहीं रह गया था। फिर से वाहिका खोजने की कोशिश करते हुए वे बेतहाशा खुदाई करते रहे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में उन्होंने छोड़ देने का फैसला किया। उन्होंने सारी मशीनरी कुछ $100 में एक कबाड़ी को बेच दी और वापस घर के लिए ट्रेन पकड़ ली। कुछ कबाड़ी बेवकूफ़ होते हैं, लेकिन यह बेवकूफ़ नहीं था। उसने खदान को देखकर एक छोटी सी गणना करी और इस गणना को करने के लिए एक खनन इंजीनियर को बुलाया। इंजीनियर ने सलाह दी कि परियोजना विफल रही है क्योंकि मालिक कामियों की लाइन से परिचित नहीं थे। उसने गणना ने दिखाया कि खुदाई उस जगह से महज 3 फुट दूर होती जहां पर डार्बी ने खुदाई बंद कर दी थी, और वह बिल्कुल उसी जगह पर पाई गई। कबाड़ी ने खदान से अयस्कों में करोड़ों डॉलर कमाए क्योंकि वह हार मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेने के बारे में पर्याप्त जानता था। अधिकांश पैसा जो मशीनरी में चला गया था, R.U. डार्बी, जो तब एक बहुत ही युवा आदमी था, उसके प्रयासों से प्राप्त हुआ था। वह पैसा उसके रिश्तेदारों और पड़ोसियों के उसमें विश्वास के कारण प्राप्त हुआ था। उसने हर डॉलर का भुगतान किया, हालांकि ऐसा करने में उसे सालों लगे। लंबे समय के बाद श्रीमान डार्बी ने अपने नुकसान की कई गुना भरपाई करी। जब उन्हें यह खोज कर ली कि इस इच्छा को सोने में रूपांतरित किया जा सकता है, यह खोज उनके जीवन बीमा बेचने के व्यवसाय में जाने के बाद हुई। यह याद करते हुए कि उसने एक बहुत बड़ा सौभाग्य खो दिया क्योंकि वह सोने से 3 फीट पहले ही रुक गया था। डार्बी को अपने चुने हुए कार्यों में इस अनुभव से लाभ हुआ, खुद से यह कहने की एक सरल विधि द्वारा कि मैं सोने से 3 फुट पहले रुक गया था, लेकिन अब मैं कभी भी इसलिए नहीं रुकूंगा कि जब मैं लोगों को बीमा खरीदने के लिए कहता हूं तो वे नहीं कहते हैं। डार्बी सालाना $1,00,000 से अधिक का जीवन बीमा बेचने वाले 50 लोगों में से कम लोगों के एक छोटे से समूह के सदस्यों में से एक हैं। वे सोने की खनन के कारोबार में अपने छोड़ देने से सीखे हुए सबक से चिपके रहने की योग्यता की श्रेणी है। किसी भी आदमी के जीवन में सफलता आने से पहले उसे काफी अस्थायी असफलता और शायद कुछ पराजय मिलना तय है। जब पराजय एक आदमी को काम करती है तो सबसे आसान और सबसे तार्किक बात उसे छोड़ देना होता है। ज्यादातर लोग बिल्कुल यही करते हैं। इस देश के अभी तक के सबसे सफल लोगों में से 500 से अधिक लोग
जिन्होंने लेखक को बताया कि उनकी सबसे बड़ी सफलता उन्हें मिली हार के एक बिंदु से परे सिर्फ एक कदम आगे मिली। विफल विडंबना और चालाकी की एक गहरी भावना वाली एक चालबाजी है। यह सफलता पर लगभग पहुंचते हुए हर व्यक्ति को ठोकर मारने में बड़ा आनंद लेती है। श्रीमान डार्वी के हार्डनॉक विश्वविद्यालय से अपनी डिग्री प्राप्त करने और सोने के खनन के कारोबार में अपने अनुभव से लाभ उठाने का फैसला करने के तुरंत बाद ही उनके पास एक अवसर पर सौभाग्य उपस्थित था, जिसने उनके सामने साबित किया कि जरूरी नहीं कि नहीं का मतलब नहीं ही हो। एक दोपहर वे एक पुराने जमाने की चक्की में गेहूं पीसने में अपने अंकल की मदद कर रहे थे। अंकल एक बड़ा खेत संचालित करते थे जिस पर बहुत से काले बटाईदार किसान रहते थे। बहुत धीरे से दरवाजा खुला और एक छोटी सी काली बच्ची, बटाईदार की बेटी, अंदर आई और दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। अंकल ने ऊपर नजर घुमाई, बच्चे को देखा और बुरी तरह से उस पर चिल्लाकर बोले कि तुम क्या चाहती हो? बच्चे ने नरमी से जवाब दिया, मेरी माँ कहती हैं उसे 50 सेंट भेज दो। मैं ऐसा नहीं करूँगा, अंकल ने कहा। अब तुम चले जाओ यहाँ से। हाँ अच्छा, बच्ची ने उत्तर दिया, लेकिन वह वहाँ से गई ही नहीं। अंकल अपने काम में लग गए। वह अपने काम में इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने यह देखने पर जरा भी ध्यान नहीं दिया कि वह बच्ची वहाँ से गई ही नहीं है। जब उन्होंने दोबारा ऊपर देखा और उसे अभी भी वहां खड़े देखा तो वे उस पर चिल्लाए, मैंने तुम्हें अपने घर जाने के लिए कहा था, अब जाओ नहीं तो मैं तुम्हारे पास आता हूं। छोटी लड़की ने कहा, ठीक है, लेकिन वह 1 इंच भी नहीं हिली। अंकल ने अनाज की बोरी जिसे वे मिल हापर में डालने वाले थे पटक दी। बैरल पर का एक डंडा उठाया और अपने चेहरे पर कठोरता के संकेत की एक अभिव्यक्ति के साथ बच्चे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। डार्विन ने अपनी सांस रोकी। वह निश्चित था वह एक हत्या का गवाह बनने वाला था। वह जानता था कि उसके अंकल का गुस्सा बहुत तेज है। वह जानता था कि देश के उस हिस्से में काले बच्चों से गोरे लोगों की बात का विरोध करने की उम्मीद नहीं की जाती थी। जब अंकल उस जगह गए जहां पर वह बच्ची खड़ी थी, उसने तुरंत एक कदम आगे बढ़ा दिया, ऊपर उनकी आंखों में देखा और अपनी तीखी आवाज में पूरी जोर से चिल्लाई कि मेरी माँ को 50 सेंट चाहिए। अंकल रुक गए, 1 मिनट के लिए उसे देखा, फिर धीरे धीरे बैरल वाला डंडा फर्श पर रख दिया। अपने हाथ अपनी जेब में डाले, आधा डॉलर बाहर निकाला और उसे दे दिया। बच्ची ने पैसे ले लिए और उस व्यक्ति पर से जिस पर उसने अभी अभी विजय प्राप्त की थी, अपनी आंखें बिल्कुल हटाए बिना धीरे से वापस दरवाजे की ओर चली गई। उसके जाने के बाद अंकल एक बॉक्स पर बैठ गए और खिड़की से बाहर आसमान में 10 मिनट से अभी अधिक समय तक ताकते रहे। विस्मय से उस भारी हार पर जो उन्हें अभी मिली थी, वे विचार मग्न थे। श्रीमान डार्वी भी कुछ सोच रहे थे। उनके सारे अनुभव में यह पहली बार था कि उनसे किसी काले बच्चे को जानबूझकर किसी गोरे वयस्क व्यक्ति पर प्रभुत्व प्राप्त करते देखा था। उसने यह कैसे किया? उनके अंकल को क्या हुआ जिसके कारण उन्होंने अपनी बर्बरता खो दी और एक भेड़ के बच्चे की तरह विनम्र बन गए? उस बच्ची ने कौन सी अजीब शक्ति का इस्तेमाल किया जिसने उसे उससे बड़े पर जीत दिला दी? इसी तरह के अन्य सवाल भी डार्वी के मन में चमके, लेकिन वे सालों बाद तक जब उन्होंने मुझे यह कहानी सुनाई, उनका जवाब नहीं ढूंढ पाए थे। हैरत की बात यह है कि इस असामान्य अनुभव की कहानी लेखक को उसी पुरानी मील में सुनाई गई, ठीक उसी जगह जहां अंकल को उनकी भारी हार मिली थी। यह भी हैरत की बात है, मैंने 1 सदी का लगभग 1/4 भाग उस शक्ति के अध्ययन में समर्पित किया था जिसने एक अज्ञानी को एक बुद्धिमान आदमी से जीतने में सक्षम बना दिया था। श्रीमान डार्वी के सवालों का जवाब इस पुस्तक में वर्णित सिद्धांतों में मिल जाएगा। इसमें किसी व्यक्ति को उस शक्ति को समझने और प्रयोग करने में सक्षम बनाने वाले विवरण एवं निर्देश शामिल हैं जो उस छोटे बच्चे को अचानक मिल गए थे।
उन्होंने सोने से केवल 3 फुट दूर रुक जाने की अपनी पहली गलती को भी याद किया। उन्होंने कहा, लेकिन यह अनुभव के शेष में एक वरदान थी। इसने मुझे जारी रखे रहना सिखाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चलना कितना भी मुश्किल हो। एक सबक जिसे किसी भी चीज़ में सफल होने से पहले मुझे सीखने की ज़रूरत थी। श्रीमान डार्बी और उनके अंकल काली बच्ची और सोने की खान की यह कहानी निसंदेह उन सैकड़ों लोगों द्वारा पढ़ी जाएगी जो जीवन बीमा बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। और इन सब के लिए लेखक सुझाव की पेशकश करना चाहता है कि डार्बी हर साल $1,00,000 से अधिक का जीवन बीमा बेचने को अपनी क्षमता के लिए इन 2 अनुभवों का ऋणी है।